दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। नेपाल के बारे में एक न्यूज़। नेपाल राष्ट्र बैंक ने, जो कि उनका सेंट्रल बैंक है, जैसे कि इंडिया में आरबीआई है, उन्होंने 2020-21 के लिए मॉनेटरी पॉलिसी घोषित कर दी है। देखिए, दो किस्म की पॉलिसी होती हैं। एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी, एक होती है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी के अंदर जो बजट बनता है, उसके अंदर सरकारें निर्णय लेती हैं कि पैसे कहाँ से आएंगे और पैसे कहाँ जाएंगे, यानी कि इनकम कहाँ से होगी, एक्सपेंडिचर कहाँ होगा, पैसे बोरो कितने करने हैं, कहाँ से करने हैं। मॉनेटरी पॉलिसी वो होती है जिसके अंतर्गत इंटरेस्ट की जो नीतियां हैं, कितना इंटरेस्ट होगा, रेपो रेट क्या होगा, क्रेडिट पॉलिसी क्या होगी, कितने इंटरेस्ट पे इंडस्ट्री को लोन्स दिए जाएंगे, या करेंसी को मेंटेन करना और उनको इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो बास्केट है वहाँ पे उनको मेंटेन करना। तो एक मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो कंट्री का बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि ये आपको एक ट्रैजेक्टरी देती है। बजट तो सिर्फ एक देखा जाए तो इनकम और एक्सपेंडिचर का स्टेटमेंट है, लेकिन जो देश चलता है बेसिकली बजट से नहीं चलता है, बल्कि मॉनेटरी पॉलिसी से चलता है। और वो आपको बताती है कि बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किस ढंग से आगे इंडस्ट्री को या किसानों को, मजदूरों को, आम आदमी को मकान बनाने के लिए या दुकान खोलने के लिए, व्यापार के लिए कितने % पे लोन देंगे और कितना इजीली वो अवेलेबल होगा। इसके साथ ही वो ये भी देखते हैं कि रूपी को कैसे स्टेबलाइज करना है अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में, ताकि उनकी कीमत स्थिर रहे। और ख़ास तौर से उनकी जो कैपिटल, जो उनका डिपॉजिट रेशो है, उसके ऊपर भी नज़र रखते हैं। और बैंक्स को जो बेसिकली जो चैनलाइज करते हैं वो हमेशा राष्ट्र बैंक यानी कि सेंट्रल बैंक करता है। तो वहाँ का जो नेपाल का सेंट्रल बैंक है वो नेपाल राष्ट्र बैंक है। जैसे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, बांग्लादेश में बांग्लादेश बैंक है। तो एक सेंट्रल बैंक होना ज़रूरी है, जिसको अंग्रेज़ी में कई बार बैंकर्स बैंक भी कहा जाता है। और इसी के ऊपर सारी जो सरकार है वो चलती है, उसी को मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है। तो नेपाल राष्ट्र बैंक के जो गवर्नर हैं वो महाप्रसाद अधिकारी हैं। उन्होंने नई पॉलिसी डिक्लेयर की है और वहाँ पे उन्होंने कंट्री की ग्रोथ 2020-21 के लिए 7% घोषित की है कि 7% की उम्मीद है कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस वहाँ पर होगी। 7% थोड़ी ज़्यादा है, इतनी नहीं हो पाएगी। इतनी प्रोग्रेस बांग्लादेश भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, हालांकि घोषित किया है उन्होंने 8% के आसपास। लेकिन अभी कोरोना टाइम के अंदर ये एम्बिशियस टारगेट होगा, जिसको अचीव करना इतना आसान नहीं होगा। दूसरा, उनका पॉलिसी के अंदर एक ये मेजर एक पॉइंट है कि 15% जो टोटल लोन पोर्टफोलियो है वो एग्रीकल्चर को जाएगा और 10% एनर्जी सेक्टर को जाएगा। यानी कि 25% लोन्स जो हैं, पूरे लोन्स जो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे साल में, उनमें से ये 15% आपके जाएंगे एग्रीकल्चर में और 10% एनर्जी सेक्टर में। इसके अलावा स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज़ को देखा जाए तो जो एनर्जी बॉन्ड्स का रीफाइनेंसिंग लोन है वो 2% पे दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं कुछ जो इंटरेस्ट पेमेंट के अंदर जो इंस्टॉलमेंट दी गई थी या उसको पोस्टपोन किया गया था, वो अब मिड जुलाई से लेके मिड दिसंबर तक 6 महीने का और उसमें एक्सटेंशन दे दिया गया। ये एक्सटेंशन नॉर्मली सभी कंट्रीज़ ने अपने जो बोरोवर्स थे उनको दिया है कि वो यहाँ तक अपने लोन्स को चुकता कर पाएंगे। तो जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनके लिए ख़ास तौर से मॉनेटरी पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और क्रेडिट कैपिटल डिपॉजिट जो होता है वो इसमें रेज टू 85% नाउ टू 80%। इसका मतलब है कि और ज़्यादा मनी अब आरबीआई लिक्विडिटी के रूप में, कैश के रूप में मार्केट में रिलीज़ कर पाएगा। और एक्स्ट्रा जो पैसे रिलीज़ किए जाएंगे नेपाल राष्ट्र बैंक के द्वारा इस पर्टिकुलर मैकेनिज़्म के द्वारा, वो होंगे करीब करीब 18,300 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा कैश जो है वो मार्केट के अंदर आएगा। तो सीसीडी का मतलब वही आता है कि क्रेडिट टू द कोर कैपिटल प्लस डिपॉजिट रेशो, जो मैंने अभी आपको बताई थी। तो ये एक छोटा सा एक एपिसोड है इसके ऊपर, मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर। बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं दी हैं, जितनी डिटेल्स मेरे पास आई हैं न्यूज़पेपर से वो मैंने आपके सामने इसको पेश किया है। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल है आपका।